डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास बिहार बोर्ड का जो क्रैश कोर्स चल रहा है इंग्लिश का। और आपका ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। और जो आज हमारा है 12वां दिन है। इसके पहले हम लोग 11 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। तो अगर आप उन सारे वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर एक एक करके सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं, स्टार्ट करने से पहले आज के जो वीडियो होगा ना वो प्रीपोजिशन चैप्टर पे होगा। प्रीपोजिशन से जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपको जानना चाहिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन चल रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरे द्वारा बनाए गए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरकार हमारा सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा जो प्रीपोजिशन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो इसके प्रीपोजिशन के जो डेफिनेशन है इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। ओके, बट हम यहाँ पे डेफिनेशन पे थोड़ा सा गौर करेंगे ताकि हमें चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो चलिए देख लीजिए पहले इसका डेफिनेशन। तो देखिए सबसे पहले प्रीपोजिशन का डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। तो कहता है ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, मतलब जो प्रीपोजिशन है हमारे एक बेसिकली एक शब्द है यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो जनरली 100% बार नहीं, मतलब 90% बार इसका जो प्रयोग होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। एंड सो रिलेशन, और दूसरी बात इसका ध्यान से सुनना, पहली बात तो बताया कि प्रीपोजिशन एक प्रकार का ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। एंड सो रिलेशन विद अनदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेज, और कह रहा है कि और रिलेशन बताता है सेंटेंस के दूसरे कोई वर्ड से, दूसरे कोई नाउन या प्रोनाउन से। तो यहाँ पे कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि प्रीपोजिशन कोई एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग नाउन या प्रोनाउन के पहले तो करते ही हैं, साथ में उस सेंटेंस में जो दूसरे तरह के जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनसे हमारा ये प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है। ठीक है, चलिए तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए कैसे रिलेशन बताता है और कैसे इनका प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन होंगे उसके एक एक करके प्रयोग देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है आपका जो यहाँ पे एग्जाम्पल है बेसिकली द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे आपने देखा कि टेबल एक प्रकार का आपका नाउन है और नाउन के पहले हम यूज करे हैं किए हैं यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपका नाउन है द टेबल और उसके पहले एक प्रीपोजिशन यूज किया गया है ऑन। तो आपने देखा नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। और दूसरी बात थी कि जो सेंटेंस के दूसरा जो नाउन रहेगा उससे इसका रिलेशन रहेगा। तो यहाँ पे इसी सेंटेंस में एक बुक जो है यानी किताब जिसे आप पुस्तक कहते हो, ये आपका दूसरा नाउन है, इससे इस सेंटेंस में रिलेशन बढ़ रहा है कि जो बुक है वो टेबल पे है। क्लियर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल से समझने की बस थोड़ी सी कोशिश करिए। कहता है द कैट इज अंडर द टेबल। आपने क्या देखा, यहाँ भी टेबल है और टेबल के पहले एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। वो बेसिकली जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे अंडर है। ठीक है, तो आपने देखा नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पे भी किया गया और एक दूसरा नाउन है कैट, ठीक है, जिससे उसका रिलेशन बताया गया है। अब ध्यान से सुनना, अब ऐसा नहीं होगा कि हर एक बार मतलब 100 बार में से 100 बार सिर्फ नाउन के पहले ही हो, ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस के लास्ट में भी प्रीपोजिशन होता है, लेकिन हाँ 100 सेंटेंस में से 90 बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग जेनरली नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। ठीक है गाइज, तो आपका डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि आप लोगों को बुक में या फिर नोट्स में
बहुत सारे प्रीपोजिशन का लिस्ट दे दिया गया है, तो क्या पढ़ें ना पढ़ें कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आपको जिस प्रीपोजिशन को यहाँ पे बता रहा हूँ उस प्रीपोजिशन को ध्यान से सुनो और अपनी कॉपी में नोट करते जाना। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं तो नहीं आने वाले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, ऐसे बेसिकली जो जनरल जो प्रीपोजिशन होते हैं 54-60 प्रीपोजिशन तक होते हैं। ऐसे तो बनाओगे तो बहुत सारे और प्रीपोजिशन अपने से भी हम लोग फार्मूलेट करते हैं, ठीक है। तो 100 प्रीपोजिशन भी हो जाएंगे अगर करेंगे तो, ठीक है। लेकिन जनरली जो प्रीपोजिशन होते हैं 54, 55 ऐसे 56 तक होते हैं, ठीक है। लेकिन हम उतना नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखा हुआ है एट, इन, इनटू, ऑन, ओवर, एबव, बिटवीन, अमंग, अंडर, वाई, ऑफ, अगेंस्ट, फ्रॉम, अक्रॉस, अबाउट, बिफोर, आफ्टर, विद, टू, विदाउट। इतना जो प्रीपोजिशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इनके प्रयोग को अच्छे से समझ लेते हैं और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं आपको प्रयोग को बहुत अच्छा से करवाऊंगा और अंत में मैं आपको प्रीपोजिशन का एक सेटिंग बताऊंगा जिस सेटिंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाँ, एक बात और, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो। लाइक करने में कंजूसी क्यों, जब पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है कहता है यूज ऑफ एट एंड इन। मतलब यहाँ पे जो ये सेगमेंट है प्रीपोजिशन का, इसमें हम लोग एट का प्रयोग और इन का प्रयोग को देखेंगे। क्लियर? तो चलो समझते हैं। कहता है कि जो ऐड का प्रयोग होता है यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है फॉर नेम ऑफ अ स्मॉलर प्लेसेज, मतलब छोटे छोटे जगह के लिए हम लोग यूज ऐड, मतलब किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का। यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग कट में समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। छोटा गांव, छोटा शहर, छोटा द्वीप, छोटा जिला होगा ना, तो छोटे जो स्थान होते हैं उनके लिए हम लोग प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे कितना छोटा सर, तो ये बेसिकली ये वहाँ पे जो यूज होता है ना उससे रिलेटेड होता है। ऐसे 10 लाख से कम आबादी वाला जो होता है उसमें हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं, और 10 लाख से ज़्यादा होता है तो उसमें हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। ये डेफिनेट आंकड़ा नहीं है, टेंशन मत लेना कि 10 लाख ही, मतलब एक प्रकार का ये डाटा है, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा लाइन लिखा हुआ है नेम ऑफ, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ बिगर प्लेसेज यूज प्रीपोजिशन इन। अगर बिगर प्लेसेज होगा मतलब बड़ा बड़ा जगह होगा, बड़े स्थानों के लिए हम लोग प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। आपने देखा कि छोटे स्थान के लिए हम लोग ऐड का प्रयोग और बड़े स्थानों के लिए हमने इन का प्रयोग किया। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है सी, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। सी लिव्स एट बिहार शरीफ। आपने देखा बिहार शरीफ एक छोटा टाउन है जिसकी आबादी लगभग 7 से 8 लाख है, ठीक है। तो अभी 10 लाख से कम है, तो इसके पहले हम लोग जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे वो होगा एट का, ठीक है गाइज। अब दूसरा जो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें लिखा हो माई सिस्टर लिव्स इन पटना। आपने देखा पटना के पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हुआ, क्योंकि पटना एक छोटा शहर नहीं है, बिहार की राजधानी है और इसकी आबादी लगभग 32 से 33 लाख से भी ऊपर है, ठीक है। मतलब मैं जनरल बता रहा हूँ, टेंशन मत ले लेना आबादी के लिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीपोजिशन इन होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा स्थान के लिए हम लोग प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट रूल कहता है कि ऐट का जो प्रयोग होता है घड़ी के पक्के समय, पक्का समय समझ में आ रहा है, जैसे 4 बज गया पक्का पक्की, आप कहते हो ना कि 4 बजे वो आएगा तो पक्का हो, पक्का 4 ना पूरा। हम कहेंगे 6 बजे, हम बोलेंगे 7 बजे, हम बोलेंगे 8 बजे, तो उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ही गेट्स अप एट 5 o'clock, मतलब वह 5 बजे जागता है। आपने देखा यहाँ पे 5 बजे, यहाँ पे वो जागे या मत जागे, लेकिन आपका जो ये जो सेंटेंस है ना वो 5 बजे पक्का बोल रहा है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन
एट लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही 5 पक्का पक्की ना लिखा हुआ है तो उसके पहले एट लगा देंगे। एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट 8 o'clock, ऐसे करके कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैक जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रूल, एक्चुअली तीसरा रूल है, ठीक है ना। ऐट का प्रयोग चाल दर कीमत के लिए, आपने देखा ऐट का प्रयोग हम चाल के लिए भी करते हैं। कोई जैसे कार चल रही है, कोई बस चल रही है, कोई ट्रेन चल रही है, तो उसकी चाल यानी स्पीड बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और दर बोले तो रेट, मतलब केला कैसे बिक रहा है, दूध कैसे बिक रहा है, मतलब कैसे किलो, कैसे दर्जन, वो बताने के लिए, ठीक है। दर हो गया और कीमत वही हुआ, जैसे कि आपका बुक कितना रुपया मिला, तो आप ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पे 3 एग्जांपल आपको देखने को मिल रहे होंगे। कहता है द कार इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो कार है वो, हम जैसे देखो हम कार में बैठे हुए बोल रहे हैं कि द कार इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो कार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। क्लियर, आपने देखा ऐट का प्रयोग हमने किया 80 किलोमीटर पर आवर के पहले यानी स्पीड बताने के लिए, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ आई गॉट दिस बुक, मतलब मुझे जो ये किताब मिला मार्केट से मैंने लाया, एट रेट 300, मतलब 300 रुपया में मिला। तो आपने क्या देखा, कीमत बताने के लिए हमने एट का प्रयोग कर दिया। तीसरा एग्जांपल लिखा हुआ है ही सेल्स मिल्क, मतलब वह दूध बेचता है एट 20 रुपी पर लीटर, यानी ए लीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ कि वो दूध जो बेचता है ना 20 रुपये लीटर, यानी 20 रुपया में 1 लीटर। एक बात बता दें, आपके एग्जाम में ये दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। ये दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला से और ये लास्ट वाला से, ठीक है। बीच वाला से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट का रूल है रूल नंबर 4, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। मंथ बोले तो महीना, ठीक है, सिर्फ महीना इम्पोर्टेंट है और 2 को आगे लिखा हो ना वो नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी पढ़ लो। मंथ के नाम, मंथ का नाम मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब क्या है, महीनों के नाम। तो उनके पहले हम लोग प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, ठीक, ओके। और ईयर्स दिया हुआ है 2012, 2013, 14, 2015, 2017, ऐसे करके कोई भी ईयर्स होंगे तो उनके पहले भी हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। और साइड में लिखा हुआ है सीजन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सीजन का नाम जैसे समर, अभी विंटर चल रहा है, स्प्रिंग आएगा, रेनी सीजन, इन सबों के पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हिंदी में बता दें, सीजन मतलब ऋतु, जैसे ग्रीष्म ऋतु, हिंदी मेरा थोड़ा दिक्कत है, ठीक ना। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, समझ रहे हो ना। मतलब इसके जो अंग्रेजी होंगे उनके पहले हम इन का प्रयोग करेंगे। आपने देखा यहाँ पे एक एग्जांपल है, ही कम्स हेयर इन जनवरी, मतलब वह यहाँ जनवरी में आता है। आपने देखा जब भी सकरात आता है, ये दही चूड़ा क्या होता है, दूध खाने वाला तिलकुट खाते हो ना, तो वो जनवरी में आ जाता है खाने के लिए घर पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है रानी गोज देयर इन समर, अब रानी को गर्मी की छुट्टी मिलता है स्कूल में, तो समर में जाती है वहाँ अपने नाना के पास, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल लिखो कि रानी गोज देयर इन समर। तीसरा एग्जाम्पल है ही वाज बोर्न इन 2003, आप लोगों में से बहुतों लोगों का जन्म हुआ होगा इसके आसपास, तो आप ऐसे समझ लो कि उनका जो जन्म हुआ था ना 2003 में हुआ था, ऐसा कुछ। यहाँ पे ईयर का नाम 2003, उसके पहले हमने प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कर लिया। ओके गाइज, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इनटू। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सच बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ तो देखो ध्यान से, कहता है इनटू का प्रयोग किसी वस्तु के अंदर गति बताने के लिए। अब यहाँ पे एक बात समझ लेना, आपने तो क्लास की है ना, अपने सर की क्लास की है, कहीं पे आप पढ़ रहे हो तो आपने किया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन मैं ये सोच कर पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो भी आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनो, सिर्फ इनटू का प्रयोग हम वस्तु के अंदर गति बताएंगे ना उसके लिए करेंगे। जैसे कुआं देखा ना, अच्छा छोड़ो, नदी देखा है,
तो नदी में जब छलांग लगाएंगे पुल पे से डायरेक्ट नीचे, तो क्या है वहाँ पे एक प्रकार का मोशन बनेगा, एक प्रकार की गति होगी हमारे बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। आपने देखा होगा कुआं में मेढक जंप करता है, ठीक है, तो आपने देखा मेढक कुआं में किया तो उसमें भी गति था, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। आपने तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो इंग्लिश समझ में आता है स्टूडेंट को, वहाँ पे लिखा हुआ है मोशन इनसाइड एनीथिंग, मतलब किसी चीज़ के अंदर की गति बताने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है सी जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में छलांग लगाई। क्लियर, जंप्ड पास्ट में है ना। नेक्स्ट है द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस, मतलब जो डकैत थे, मतलब रॉबर्स मतलब डकैत जो थे वो, या फिर डाकू कहो ना, ठीक है, वो घर में, उसके घर में घुस गए, पास्ट में भी है। अब देखो यहाँ पे बताऊँ एक बात, यहाँ पे इनटू का भी कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, ब्रोक इनटू मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना, ठीक है, कहीं पे घर में, ये चोरों के लिए यूज होता है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब भी है, ये भी याद रख लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट रूल, यूज ऑफ ऑन, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट है ना वही करवाऊँगा, टेंशन क्यों लेते हो। यूज ऑफ ऑन, अब देखेंगे ऑन का प्रयोग, तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत शॉर्टकट में लिख रखा हूँ, लेकिन आपको समझाने वाला हूँ पूरा, ठीक है। तो ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में, ध्यान से सुनना, पर कहने का मतलब कि हिंदी में जब आप हिंदी करोगे ना उस सेंटेंस का, तो पर हिंदी होना चाहिए के अर्थ में हम लोग करेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सटा हुआ, पर होना चाहिए, सटा हुआ भी होना चाहिए, तभी आप ऑन का प्रयोग करोगे। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है सी इज सिटिंग ऑन द टेबल, मतलब वह टेबल पे बैठी है। तो आप बताओ, जब वो टेबल पे बैठी होगी तो टेबल में सटी ही हुई होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एक फिगर मैं बना रखा हूँ आपको समझाने के लिए, टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखा हुआ है तो सटा हुआ है, ठीक है, ऐसे समझ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल, अब सुनो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिनों के नाम या फिर तिथि के नाम, दिनों के नाम बोले तो आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब क्या है, दिन है। तो इनके नाम के पहले हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो दिनों के नाम, तो इनके पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात, तिथि के नाम, तिथि के नाम समझ में आ रहा है, तिथि मतलब डेट, तिथि का मतलब डेट, जैसे 14 जनवरी, 15 जनवरी, 18 मार्च, 26 जनवरी, 15 अगस्त, कोई भी डेट होगा ना तो उसके पहले भी ऑन करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ऑन 15 अगस्त, और यहाँ पे एग्जांपल ऑन 21 अगस्त। यहाँ पे आपने क्या देखा, दिनों के नाम ऑन मंडे, और यहाँ पे आपने क्या देखा, ऑन संडे, मतलब ऐसा केस में हम लोग करेंगे। और पता है एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है, उसको समझ लो, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और पूछा हुआ भी है। ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल जाना, समझ में आ रहा है। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल जाना या फिर पैदल चलना। एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ ही कम्स हियर ऑन फुट, मतलब वह यहाँ पैदल आता है। समझ में ये बात आ गई होगी, तो याद रखना ऑन फुट आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, और खाली यहाँ पे खाली जगह रहेगा, बोलेगा कौन प्रीपोजिशन होगा, तो आप याद रखना ऑन फुट होता है, ठीक है। और पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके बता दो कैसा लग रहा है, ठीक है। अपनी दिल की बात मेरे तरफ पहुँचाने के लिए कॉमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो अब चलते हैं ओवर का प्रयोग, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे लिखा हुआ ओवर का प्रयोग, तो ओवर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसको बताता हूँ, ठीक है। ऊपर और स्पर्श करते हुए, ओवर का जो प्रयोग करेंगे ऊपर, ऊपर के सेंस में, मतलब उसके ऊपर का अर्थ होना चाहिए। और दूसरी बात, स्पर्श करते हुए होगा तो भी, और ऊपर और स्पर्श ना करते हुए
यहाँ पे दोनों रूल मैं दिखा दिया हूँ। दोनों सिचुएशन में हम लोग ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अलग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा, आपके घर कोई आए हैं, ठीक है, तो आप अपने बहन को बोल रहे हो कि वो टेबल है ना, टेबल के ऊपर चादर बिछा दो, या टेबल के ऊपर वो वाला जो कोई भी क्लॉथ है उसको बिछा दो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, मतलब टेबल को क्लॉथ से ढकने की बात कही गई है, तो उसके ऊपर और उससे क्या होगा, सटा हुआ होगा, स्पर्श करते हुए। और दूसरा एग्जाम्पल में आपने देखा, ऊपर और स्पर्श न करते हुए भी हम लोग कर देते हैं और सही होता है। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, मतलब जो प्लेन है ये ऊपर से उड़ रही है टाउन के ऊपर से, ठीक है, शहर के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बिटवीन और एमंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो, माइंड को खोल के सुनना। बिटवीन और एमंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग में से आता भी होगा। देखो ध्यान से सुनना, बिटवीन का प्रयोग के बीच में और एमंग का प्रयोग भी के बीच में। जब हिंदी होगा ना के बीच में के अर्थ में, मतलब हिंदी करोगे तो के बीच में होना चाहिए, उसके लिए आप बिटवीन करोगे या एमंग करोगे। लेकिन अंतर थोड़ा सा ये है कि बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, जी हाँ, व्यक्ति रहे या वस्तु रहे, अगर दो गो है तो बिटवीन, और दो से अधिक मतलब दो से ज़्यादा है तो आप करोगे एमंग। क्लियर। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ ही इज सिटिंग बिटवीन मी एंड हर। आपने देखा यहाँ पे मी एंड हर कितना पर्सन, दो गो ना, तो यहाँ पे मैंने कर दिया बिटवीन। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, लिखा ही इज सिटिंग अमंग हीज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के बीच बैठा है तो हीज फ्रेंड, दो गो से ज़्यादा तो हम कर देंगे अमंग। क्लियर, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल, अंडर का प्रयोग। अंडर का प्रयोग ज़्यादा नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, ये सिंपल सा प्रयोग है नीचे के अर्थ में। मतलब जब आप हिंदी करोगे ना तो नीचे के अर्थ में आप लोग अंडर का प्रयोग करोगे। क्लियर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, मतलब आप पेड़ के नीचे बैठा है, हिंदी में आना चाहिए नीचे। नेक्स्ट रूल, बाई का प्रयोग। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है बाई का प्रयोग यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट इस मायने में हो जाता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ डायरेक्ट। देखो कैसे, यातायात, यातायात के साधन के साथ हम लोग प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। अभी एक बात बताओ, यातायात समझ में आ रहा है ना? अरे भाई, हम जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसको हम लोग यातायात बोलते हैं ना। चाहे बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, प्लेन से जाएं, ऑटो से जाएं, बाइक से जाएं, मोटरसाइकिल से जाओ, जिससे जाओ, ठीक है ना। तो यातायात के साधन के साथ हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, ही गोज टू स्कूल बाई बस, मतलब वह स्कूल बस से जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन में दे रहा हूँ आपको, समझना। नोट में देखो, यातायात का साधन अपना हो तो प्रीपोजिशन इन होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यातायात का जो साधन होगा अगर अपना हो, मतलब जो आदमी जा रहा है उसका अपना हो यातायात का साधन, तो अब हम उसके लिए प्रीपोजिशन इन करेंगे। क्लियर। तो आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन से पता चलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हो ना, ही गोज टू स्कूल इन हीज कार, मतलब वह स्कूल अपनी कार में जाता है। आपने देखा यहाँ पे इन हीज कार, हीज लगाया क्यों? उसका अपना कार है भाई, तो अपना कार है तो इन लगाएंगे। अगर अपना कार नहीं होता, सिर्फ इतना रहता, ही गोज टू स्कूल बाई कार। क्लियर। अगर हीज नहीं रहता तो बाई लगाते। समझ में आया होगा मेरे ख्याल। दूसरा, बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में, ये सिर्फ याद दिला रहा हूँ, आप लोग को आता है। बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी हम लोग करेंगे। पैसिव वॉइस में भी वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग होता है। आपको मैंने वॉइस में बहुत अच्छा से बताया है। तो यहाँ पे हो गया, द पोएम इज रिटेन बाय मी। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं अगेंस्ट का प्रयोग। अगेंस्ट, देखो अगेंस्ट ना
बेसिकली इसका एक ही प्रयोग आपके पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो अगेंस्ट का प्रयोग से सट कर, अगर आप हिंदी करोगे तो अगर आएगा उसका हिंदी का मीनिंग आएगा, अर्थ आएगा से सट कर, उसी के अर्थ में हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब वह दीवार से सट कर खड़ा है। आपने देखा होगा दीवार से, जैसे कहता लदा हुआ, अरे अपनी भाषा में क्या कहते हो कि लदा हुआ है दीवार में, ठीक ना, ऐसे करके। अब मैं कैसे बताऊँ, यहाँ पे समझ रहे हो ना, लदा हुआ जैसे आप समझ रहे हो आप, ठीक है। कहता है सी इज लीनिंग अगेंस्ट द चेयर, मतलब वह कुर्सी पे लदी हुई है, ठीक है, ऐसे करके। हाँ समझ रहे हो ना। तो लीनिंग अगेंस्ट का मतलब होता है से सटा होना, ठीक है, या फिर लदा होना अपनी भाषा में। दूसरा है फ्रॉम का प्रयोग, ठीक है। तो फ्रॉम का प्रयोग सेपरेशन के लिए करते हैं। सेपरेशन बोले तो अलगाव, जब हम कोई भी वस्तु से या व्यक्ति से हम अलग होते हैं तो उस पर्टिकुलर जो कंडीशन बनता है उस कंडीशन में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। आपने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल है माय ब्रदर हैज कम फ्रॉम पटना, मतलब जो मेरा भाई है पटना से आया है। तो मेरा भाई क्या पटना से अलग हो गया ना, पटना में था और पटना से सेपरेट हो गया, मतलब अलग हो गया, सेपरेशन हो गई उस ब्रदर की पटना से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग कर दिया, फ्रॉम पटना। अब एक यूज और है, इसको मैंने टेंस में भी बताया है लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। टेंस में आपको बताया ना फॉर, सिंस और फ्रॉम का प्रयोग, वही प्रयोग यहाँ पे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी जब आप फ्रॉम का प्रयोग करोगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेम ऑफ टाइम के लिए, जिसे आप कहते हो पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट से बताया हूँ जो आपको आसानी से याद हो जाएगा, नेम ऑफ टाइम। अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाना और टेंस में देख लेना, ठीक है, या फिर डायरेक्ट सर्च कर लेना यूज ऑफ फॉर एंड सिंस बाय बीरबल प्रसाद सर, मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा से याद हो जाएगा, फॉर और सिंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि नेम ऑफ टाइम बताने के लिए, मतलब समय का नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब क्या है, समय का नाम है, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस यहाँ पे सिर्फ इतना, ही विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मंडे, मतलब वह सोमवार से एक गाना गाता रहेगा। क्लियर। आपने देखा यहाँ पे फ्रॉम मंडे हुआ है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस मंडे होता है। फ्रॉम, फॉर और सिंस और फ्रॉम, ये तीन को पता है ना आपको, टेंस में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट रूल, हाँ एक्रॉस, ये पूछा नहीं जाता है लेकिन मैं सोचा बता देता हूँ, हो सकता है पूछ दे। तो एक्रॉस का प्रयोग देखेंगे तो एक्रॉस का प्रयोग कहता है कि उस पार तक, इस पार से उस पार तक के अर्थ में हम लोग एक्रॉस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा देयर इज अ ब्रिज, देयर इज एन ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज समझ में आता है, पुल रहता है ना रोड के ऊपर, ठीक है, ऊपर से भी गाड़ी चल रही है, नीचे से भी गाड़ी चल रही है। तो ओवर ब्रिज हम उसको बोलेंगे जिस पे गाड़ी, मतलब व्हीकल चल रहे हैं, कार बस ये सब चल रहे हैं, ठीक है। तो कहता है देयर इज एन ओवर ब्रिज अक्रॉस दिस रिवर, मतलब इस नदी के ऊपर एक ओवर ब्रिज है। तो क्या ओवर ब्रिज हवा में रहेगा? नहीं ना, एक छोर से लेकर दूसरा छोर तक रहेगा कि नहीं, इस छोर से रहेगा उस छोर तक। तो इसके लिए हम लोग अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे अबाउट का प्रयोग, ठीक है। कहता है लगभग या के बारे में, दो चीज़ के लिए वर्ड का प्रयोग ऐसे तो बहुतों होता है लेकिन लगभग या के बारे में अर्थ में हम लोग करते हैं, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे हिंदी अर्थ निकल रहा है के बारे में। तो यहाँ पे आपने देखा ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। नेक्स्ट, देयर आर अबाउट 500 स्टूडेंट्स इन माई कॉलेज, ठीक है ना। कहता है कि मेरे कॉलेज में लगभग 500 विद्यार्थी है। क्लियर। यहाँ पे लगभग का हिंदी अर्थ निकला। नेक्स्ट रूल,
बिफोर का प्रयोग, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो बिफोर का दो प्रयोग याद रखना, ठीक है। बिफोर का प्रयोग पहला के सामने जब हिंदी अर्थ होगा, के सामने के अर्थ में, और दूसरा के पहले के अर्थ में, ठीक है। दो कंडीशन बनेंगे, पहला के सामने के अर्थ में और दूसरा के पहले के अर्थ में। मैं दोनों एग्जांपल यहाँ पे दे रखा हूँ। लिखा हुआ सी विल नॉट कम बिफोर मी, मतलब वह मेरे सामने नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि उसको वो मेरे से शर्माएगी ना, मेरे सामने नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, बिफोर का प्रयोग के सामने हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद ही हैज़ कम हेयर बिफोर रानी, मतलब वह रानी के पहले आया है या फिर रानी के पहले आ चुका है। आपने देखा यहाँ पे के पहले, ऊपर में के सामने। दूसरा यहाँ पे है आफ्टर का प्रयोग, अब हम जानेंगे। तो आफ्टर का प्रयोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ फ्रेजल वर्ब हैं उसमें याद रखना है, वो मैं आप वीडियो के लास्ट में दे दिया हूँ, टेंशन मत लेना आप। के बाद में, ठीक है, आफ्टर का प्रयोग के बाद में के अर्थ में होगा, मतलब जब आप हिंदी करोगे तो के बाद होगा ना, उसी के साथ आप लोग आफ्टर का प्रयोग करोगे। जैसे यहाँ पे देखिए जुलाई कम्स आफ्टर जून, मतलब जुलाई जून के बाद आता है। ओके, अब यहाँ पे मैं नोट में क्यों लिख रखा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे याद दिला रहा हूँ आपको। मैंने बताया था ना कि जब दो नाउन प्रीपोजिशन के बाद दोबारा से आते हैं तो आने वाला वर्ब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, वो बताया था सिंटेक्स में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, वही याद दिला रहा हूँ बस। चलो नेक्स्ट रूल, विद का प्रयोग, ठीक है। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। कहता है विद का प्रयोग कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ, अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट के सहारे करते हो, कोई भी औजार है जिसकी मदद से आप करते हो, तो उसके लिए हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, यू राइट विद ए पेन, मतलब आप पेन से लिखते हो। यहाँ पे लिखने का साधन क्या है, पेन, तो पेन के पहले विद। क्लियर? नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जांपल, ही किल्ड अ टाइगर विद ए गन, मतलब उसने एक बाघ को बंदूक से मारा, तो बाघ को मारने का साधन क्या है, बंदूक, विद ए गन। क्लियर? यहाँ पे आपको ऐसे मैं लिख रखा हूँ, इसको आप रट लो, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। विद ए पेन, विद ए पेंसिल, विद ए गन, विद ए स्वॉर्ड, विद ए नाइफ। क्लियर? आपने देखा विद ए पेन, पेन या पेंसिल से लिखेगा, यहाँ पे गन से मारेगा, तलवार से मारेगा, चाकू से मारेगा, ठीक है, याद कर लो बस। अब कहता है विद का प्रयोग के साथ के अर्थ में, जब आप हिंदी करोगे तो के साथ होगा ना, उसके लिए आप लोग विद का प्रयोग करोगे। क्लियर? यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर एग्जांपल मैं दे रखा हूँ, ए यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल इज सिटिंग विथ राकेश, एक खूबसूरत और जवान लड़की राकेश के साथ बैठी है। आपने क्या देखा, विथ राकेश, तो क्या हुआ, के साथ में हुआ। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अब देखेंगे टू का प्रयोग। टू का प्रयोग की और लक्ष्य बताने के लिए, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं दो चीज़ बताऊंगा, एक टू का प्रयोग बताऊंगा, एक टूवर्ड्स का प्रयोग बताऊंगा। लेकिन टूवर्ड्स इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं बताऊंगा किस लिए, याद रखने के लिए, ठीक है ना। देखो, तो टू का प्रयोग आप करोगे लक्ष्य बताने के लिए, लेकिन टूवर्ड्स का जो प्रयोग करोगे लक्ष्य की ओर, आसपास, मतलब लक्ष्य के आसपास की स्थिति को बताने के लिए। देखो ना एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, तो अब आप बताओ पटना जाऊँगा कि पहुँच जाऊँगा पटना के बगल में दूसरा शहर, अरे नहीं ना। जैसे यहाँ पे बोला आई एम गोइंग टू पटना, पटना जा रहा हूँ, सिंपल, पटना मेरा टारगेट है, पटना पहुँचना है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ आई एम गोइंग टूवर्ड्स पटना, मतलब मैं पटना की तरफ जा रहा हूँ, मतलब पटना नहीं जा रहा हूँ, उसके आसपास में जा रहा हूँ, बगल में, ठीक है। तो टू और टूवर्ड्स का ये प्रयोग याद रखना। नेक्स्ट रूल, विदाउट का प्रयोग, ये पूछा हुआ है, पहले पूछा हुआ था पैटर्न चेंज होने से पहले, ठीक है। विदाउट का प्रयोग के बिना के अर्थ में, जब आप हिंदी करोगे तो के बिना जब हिंदी होगा तो उसके लिए आप लोग विदाउट का प्रयोग करोगे। यहाँ पे एग्जांपल देखिए लिखा, ए मैन कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट मनी,
एक आदमी बिना पैसा की उन्नति नहीं कर सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही लिख दिया हूँ, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे विदाउट मनी, पैसे के बिना। क्लियर। अब हम सीखेंगे प्रीपोजिशन के सेटिंग, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो ना, समझो बस, ठीक है। प्रीपोजिशन का सेटिंग बोले तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उसका अपना प्रीपोजिशन होता है, मतलब वो अपना प्रीपोजिशन लेके चलता है, ठीक है। तो इसको रट लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखना, अफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, अफ्रेड ऑफ भयभीत होना। जब हिंदी करोगे तो होना चाहिए अफ्रेड, तो अफ्रेड के बाद आप अपने एग्जाम में प्रीपोजिशन ऑफ लगाओगे। दूसरा है अबस्टेन फ्रॉम, मतलब होता है दूर रहना, कोई चीज़ से दूर रहना। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखने को मिल रहे होंगे क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इन सबों का प्रयोग कैसे होगा। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मतलब वह कुत्तों से डरा हुआ है। तो आपके एग्जाम में यहाँ पे खाली जगह रहेगा और पूछेगा कौन सा प्रीपोजिशन होगा। तो आपको याद रखना है अफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ और अबस्टेन के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम। यहाँ पे आपने देखा दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है शी शुड अबस्टेन फ्रॉम ड्रिंक, मतलब उसे जो अल्कोहल है या फिर शराब है उससे दूर रहना चाहिए। अब दूसरा देखेंगे हमारा दूसरा तो समझा चुके। एग्री टू प्रोपोजल और एग्री विथ समबडी, ध्यान से इस बात को समझना। एग्री के बाद टू तभी आएगा जब कोई प्रोपोजल होगा। जैसे मैं बोलूँगा आई एम एग्रीड टू योर ऑफर, मतलब मैं आपके ऑफर से सहमत हूँ। तो ऑफर क्या है, प्रोपोजल है। और अगर यहाँ पे समबडी रहेगा, जैसे आई एम एग्री विद यू, तो समबडी हो गया ना। समबडी का मतलब कोई आदमी, ठीक है। समबडी मतलब कोई जीव होना, सजीव, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग विद लगाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है सी इज एग्री विथ मी, मतलब वह मेरे से सहमत है। आपने देखा यहाँ पे मी आया, मी समबडी है, तो समबडी के साथ क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे, एग्री विद। क्लियर। अगर ऑफर होता तो हम लोग लगाते टू। नेक्स्ट, अब फिर मैं ऐसे ही समझाता जाऊंगा, आप समझते जाना और कॉपी में नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर टू समबडी, समबडी को जवाब देना, समबडी को उत्तर देना। नेक्स्ट, एस्पायर आफ्टर या एस्पायर फॉर समबडी, समबडी समथिंग है यहाँ पे, समथिंग का इच्छा होना या समथिंग की चाहत होना। क्लियर। नेक्स्ट, अपीयर एट द एग्जामिनेशन, परीक्षा में बैठना, परीक्षा में उपस्थित होना। नेक्स्ट, एस्टोनिश्ड एट समथिंग, समथिंग पर आश्चर्य होना। और अगला है हमारा 8 नंबर, यहाँ पे देखिएगा एसोसिएटेड विथ समबडी, समबडी से संबंधित होना। यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिल रहा होगा ही इज़ एसोसिएटेड विथ मी, और वह मुझसे संबंधित है यानी मेरे से रिलेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट, 9वां, एंग्री एट समथिंग और एंग्री विथ समबडी। हाँ, यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि एंग्री के बाद एट तभी लगाओगे जब यहाँ पे समथिंग रहेगा, कोई निर्जीव चीज़ रहेगा, तब आप एट लगाओगे। और जब कोई सजीव वस्तु रहेगा, सजीव कोई चीज़ रहेगा, तो उसके लिए सजीव कोई भी रहे पर्सन, उसके लिए आप विद लगाओगे। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है आई एम एंग्री एट योर स्टेटमेंट, मतलब मैं तुम्हारे बात पर गुस्सा हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर योर स्टेटमेंट क्या था, समथिंग था, तो समथिंग था तो एंग्री के बाद एट लगा। अब दूसरा एग्जांपल में लिखा हुआ आई एम एंग्री विद यू, मतलब मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यू यहाँ पे समबडी है, तो समबडी के साथ विथ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्वेंटेड विथ अ पर्सन, परिचित होना। एग्जाम्पल है आई एम एक्वेंटेड विथ योर फादर, मैं आपके पिता से परिचित हूँ। नेक्स्ट है एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मतलब पीने का लत होना, सिगरेट, दारू नहीं, यहाँ पे स्मोकिंग मैंने धुआं वाला चीज़, जैसे सिगरेट आप पीते हो तो उसके लिए आप कहोगे एडिकेटेड टू स्मोकिंग, ठीक है। तो याद रखना, एडिकेटेड के बाद टू प्रीपोजिशन आएगा। नेक्स्ट है अम्यूज्ड या फिर अमेज्ड एट समथिंग, मतलब समथिंग पे आश्चर्य होना, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, एब्सेंट फ्रॉम क्लास, ये पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ ही इज एब्सेंट फ्रॉम मंडे, मतलब वह सोमवार से अनुपस्थित है, ठीक है, क्लास में से गायब है। तो एब्सेंट के बाद फ्रॉम आता है, याद रखना, एब्सेंट फ्रॉम।
नेक्स्ट 14 नंबर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं अच्छा से। हाँ, बी बेयर ऑफ, यहाँ पे देखिए बी बेयर ऑफ मतलब होता है सावधान होना। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रखा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ। यू शुड बी बेयर ऑफ बैड बॉयज, मतलब आपको गलत लड़कों से सावधान होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रस्ट इनटू लाफ्टर और दूसरा है ब्रस्ट इनटू टीयर्स। दोनों याद रखना, ब्रस्ट इनटू लाफ्टर करोगे तो हंसी ठहाका मारकर हंसना, ही पूरा कस के। अब ब्रस्ट इनटू टीयर्स करोगे तो होगा फूट फूट कर रोना, कपस कर जब आप रोते हो ना, सी करके कुछ हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है तो हम लोग रोते हैं ऐसे सी करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ब्रस्ट इनटू टीयर्स करते हैं। अब यहाँ पे 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब कोई आदमी आँख से अंधा है, कान से बहरा है और पैर से लंगड़ा है तो उसके लिए इंग्लिश में कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। ब्लाइंड इन आई होता है, ठीक है, आँख में अंधा समझ में आया। ब्लाइंड इन आई करोगे, हिंदी निकलेगा आँख से अंधा लेकिन इंग्लिश में होगा इन, ठीक है। लेम इन लेग, पैर में लंगड़ा, ठीक है, ऐसे याद रखना। कैंग्रेचुलेट ऑन, आपको पता है बधाई देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर कंपेयर विथ समबडी और कंपेयर टू समथिंग। वही बात, जब कोई आदमी से आपको तुलना करना रहेगा, जब कोई पर्सन से, कोई सजीव चीज़ से तुलना करोगे तो विद लगाओगे, और जब कोई वस्तु से करोगे, कॉपी कलम किताब, कोई समथिंग से करोगे निर्जीव चीज़ से, तो आप यहाँ पे लगाओगे कंपेयर टू। तो मैंने दोनों लिख दिया, कंपेयर विथ समबडी और कंपेयर टू समथिंग। और पता है अगर इसका प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो कि प्रीपोजिशन का हमें प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 1-2 नहीं 50 से 60 क्वेश्चन प्रीपोजिशन पर करवाया हुआ है। बताऊं कहाँ? 500 प्लस ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो सीरीज में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 500 प्लस ऑब्जेक्टिव का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और एक एक वीडियो जाके देख लो। ऐसे तो प्रीपोजिशन का अलग से सेट बनाया हुआ है 50-60 क्वेश्चन का, ठीक है, 2-3 सेट मिलेगा, वहाँ पे देख लेना तो आपका हो जाएगा प्रैक्टिस क्लियर। नेक्स्ट कंट्रोल ओवर समथिंग, मतलब समथिंग को नियंत्रण करना। जैसे आप कार चला रहे हो तो कार को तो कंट्रोल करोगे ना, तो आप याद रखना कंट्रोल के बाद ओवर आएगा, ठीक है, पूछा हुआ है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डील इन मतलब होता है व्यापार करना, और डील विथ मतलब होता है किसी से बात विचार करना, बर्ताव करना। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रखा हूँ, माय फादर डील्स इन राइस, मेरे पिताजी चावल का व्यापार करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा हूँ, ही डील्स विथ माय ब्रदर, वह मेरे भाई से अच्छा व्यवहार करता है, बातचीत करता है। नेक्स्ट डिवाइड के बाद इनटू आएगा या फिर कट के बाद इनटू आएगा, और दोनों का मतलब होगा टुकड़ों में बांट देना। याद रखो, डिवाइड के बाद इनटू आएगा या कट के बाद इनटू आएगा और उसका मतलब होगा टुकड़ों में बांट देना। और डिफरेंट फ्रॉम होगा जिसका मतलब होगा अंतर कर देना। कहते ना आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, मैं तुमसे अलग हूँ, अंतर में हूँ, ठीक है। फॉल इन लव, प्यार होना, आपको पता होगा, तो याद रखना फॉल इन लव पूछा जा सकता है, प्यार होना। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना, ठीक है, कोई भी चीज़ का। जैसे कहते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने भी, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश स्टोरी, मतलब मैं अंग्रेजी की कहानियाँ पढ़ने का शौकीन हूँ, क्लियर। नेक्स्ट फैमिलियर विद अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन से परिचित होना, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ। फैमिलियर विथ, ठीक है, फैमिलियर के बाद क्या आएगा? विथ आएगा, ये नहीं पूछा हुआ 26 नंबर, लेकिन इम्पोर्टेंट है। गुड एट इंग्लिश, इंग्लिश में निपुण होना, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे इंग्लिश से आएगा हमेशा, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स फिजिक्स। गुड एट इंग्लिश इसका मतलब होता है किसी इंग्लिश में एक्सपर्ट होना, ठीक है। उसी तरह से आप मैथमेटिक्स बोल दोगे तो गणित में एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर इस स्लाइड में नहीं है, पिछला स्लाइड में देख लेते हैं। इंटरेस्टेड, यहाँ पे देखो इंटरेस्टेड इन मतलब क्या होता है? रुचि होना। जैसे मैं कहता हूँ ना आई एम इंटरेस्टेड इन हिंदी सॉन्ग, मतलब मुझे हिंदी गानों में बहुत रुचि है, तो इंटरेस्टेड के बाद क्या होगा? इन होगा। नेक्स्ट बस ये लास्ट स्लाइड है, देख लो अच्छा से। यहाँ पे लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैं रखा हूँ, पता है, ये मैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजल वर्ब करवाया हूँ, उसमें भी करवाया हूँ।
तो देख लेना वो भी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजल वर्ब, उसका भी मैं बना रखा हूँ। तो सर्च कर लेना यूट्यूब के सर्च बॉक्स में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजल वर्ब बाय बीरबल प्रसाद सर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। चलो देख लो, समझ लो। यहाँ पे लुक एट मतलब होता है देखना, और लुक आउट करोगे तो इसका मतलब होगा खोजना कोई भी चीज़ को, और लुक फॉर करोगे तो इसका मतलब होगा तलाश करना कोई भी चीज़ जो आपके पास नहीं था। अच्छा से समझा देते हैं ना। देखो अब जब आप कहोगे आई एम लुकिंग एट रेखा, मैं रेखा को देख रहा हूँ, ठीक है। और क्या होगा, आई एम लुकिंग आउट माई की मतलब चाबी, तो मैं अपना चाबी को खोज रहा हूँ। तो याद रखना जो रहेगा हिंदी होगा उसी के अनुसार भरना। आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब मतलब मैं जॉब की तलाश कर रहा हूँ, या फिर मैं जॉब की तलाश में हूँ। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है उसका आप तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर लगाना, ठीक है। और आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। जैसे बोल सकते हैं शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन, वह अपने बच्चों का देखभाल करती है। नेक्स्ट है इनटू, लुक के बाद जब इनटू आएगा तो इसका मतलब होगा जांच पड़ताल करना। जैसे कहते हैं ना, आपने सीआईडी देखी होंगे ना, वो दया वाली, एसीपी प्रद्युम्न, हाँ, और उसमें एक और रहता है दया और अभिजीत, है ना, और तारिक अमर का भी रहता है, समझ में आया। सोलंकी, क्या नाम है उसका, है ना, सोलंकी, ठीक है। तो कहता है लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना कोई भी केस को, जांच पड़ताल। तो कह सकते हैं द सीआईडी इज लुकिंग इनटू दिस केस, मतलब सीआईडी इस केस की जांच पड़ताल कर रही है। तो याद रखना भाई, लुक के बाद ढेर सारा प्रीपोजिशन आता है, तो अब तो कन्फ्यूज होगो। तो यहाँ पे देखो मैं हिंदी लिख रखा हूँ, अच्छा से समझ लेना कौन सा ऑप्शन में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 500 वाला पूरा देख लो, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है सफ़र फ्रॉम मतलब होता है पीड़ित होना। जैसे आप लोग कहते हो ना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो याद रखना सफ़र के बाद फीवर। वेट फॉर समबडी का इंतज़ार करना, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वेट के बाद क्या आएगा, फॉर आएगा। अब लास्ट में झकास है, ठीक है ना, अच्छा पॉइंट है। मेड के बाद ऑफ भी आता है, और मेड के बाद फ्रॉम भी आता है, और मेड के बाद और बहुत सा आता है, लेकिन ये दो को पूछा जाता है। मेड ऑफ बोलो चाहे मेड फ्रॉम बोलो, दोनों का मतलब होता है से निर्मित होना या से बना होना। लेकिन अब समझना, जब मेड के बाद ऑफ करोगे ना तो इसका मतलब होगा कोई भी चीज़ जो नया चीज़ बना है उसकी पहचान अभी भी है, बनने के बाद पता चल रहा है कि कौची का क्या चीज़ का बना हुआ है। जैसे मैं बोलूँ दिस शर्ट इज़ मेड ऑफ कॉटन, मतलब जो ये शर्ट है कॉटन का बना हुआ है। तो क्या आप शर्ट को सिला लिए उसके बाद वो कॉटन गायब हो जाएगा शर्ट में से, पता चलेगा ना। तो जब पता चलेगा बनने के बाद तो ऑफ लगाओगे, और बनने के बाद उसका पहचान ख़त्म हो जाएगा तो फ्रॉम लगाओगे। जैसे हम कहेंगे दिस स्वीट इज, कोई मिठाई है तो उसकी बात करें, दिस स्वीट इज मेड ऑफ शुगर एंड मिल्क, तो चीनी और दूध से मिठाई बना है, अब बनने के बाद भी चीनी नज़र आ रहा है जी, तो ऑफ लगाओगे। अगर कोई मिठाई है बनने के बाद चीनी और दूध गायब, मतलब पता नहीं चल रहा है कि चीनी मिला है कि नहीं, तो आप फ्रॉम करोगे, दिस स्वीट इज मेड फ्रॉम शुगर एंड मिल्क। तो आज तक इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और कमेंट करके अपना बात मेरे तक पहुंचाने के लिए कमेंट कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।